BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यार मैं कहाँ गलत बिजनेस में फंस गया। बिल्कुल मन मार के मैंने उसको खिलाना पिलाना चालू किया। जितना उसको लिंगर ऑन करता था वो उतनी ही मेरी ज्यादा प्रबल इच्छा होती थी। आपके मन में जो भी इच्छा हुई आप उसको तुरंत करो कि जो जी सर। चीज कल करनी है उसे आज ही कर लेते हैं। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन ने बहुत बड़ी गलती की। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक लंबी कंसिस्टेंसी के साथ, एक जिद के साथ अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को आज एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर अशोक यादव है और मिस्टर अशोक यादव राजस्थान के जयपुर इलाके से, जयपुर शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अशोक यादव जी से और उनसे उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अशोक जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अशोक जी। अशोक जी, आपकी कार्य की जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी कार्य की जर्नी से हम कुछ सीखना चाहते हैं। अशोक जी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आने से पहले आपका सबसे पहला काम क्या था, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, इंश्योरेंस बिजनेस में आने से पहले मैं कोई काम नहीं करता था। मैंने जस्ट 89 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और कंप्लीट करने के साथ साथ ही बस मैं ये देख रहा था कि भाई मेरे को कोई ना कोई जॉब के लिए तैयारी करनी है या कंपटीशंस की तैयारी करनी है और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा था। घर वालों का भी यही कहना था कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं कर रहा था। मैंने कोई काम नहीं किया इंश्योरेंस के बिजनेस में आने से पहले सर। ओके ओके, तो आपका सबसे पहला काम जो है वो इंश्योरेंस का ही था। तो कब आपकी एंट्री हुई इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में और कैसे हुई? सर, मैं 1990 के अंदर इस बिजनेस में आया था। एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो मेरा जो ये चीज जो थी इंश्योरेंस की, ये मेरे दिमाग में आई थी 1986 के अंदर। मेरे पापा के फ्रेंड थे जो पापा का इंश्योरेंस वगैरह करते थे। वो 86 में एक बार हमारे घर पे आए थे। आते तो हमेशा रहते थे लेकिन उनसे बात करने का कभी मौका नहीं मिला था मेरे को। उस दिन पापा घर पे नहीं थे, मैं घर पे था, तो उनसे बातचीत हुई। तो वो बैंक में मैनेजर थे खुद और पिछले 30 साल से वो वहां पर बैंक मैनेजर की पोस्ट पे थे और वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि बेटा, बैंक मैनेजर तो मैं हूँ लेकिन जो ये गाड़ी से मैं घूम रहा हूँ और ये जो सब चीजें हैं ये मेरी बैंक मैनेजर से नहीं चल रही है, जिससे केवल मेरा दाल रोटी का काम चलता है। ये सब चीजें मैं साइड में जो LIC का काम करता हूँ ये मैं तुम्हारी आंटी के नाम से करता हूँ और इससे मेरा सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और अगर मैंने कहा अंकल इसमें इनकम कितनी है, दैट उन्होंने मेरे को एक ही चीज कही कि बेटा, जो चीज मैंने 30 साल में आज मेरे को यहाँ जो सैलरी मिल रही है, यहाँ सुबह मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ और शाम को 6 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ। कभी कभी तो 7 और 8 भी बज जाते हैं। इसके अंदर आज की तारीख में मेरे को जो सैलरी मिल रही है उससे 4 गुना मैं तुम्हारी आंटी के नाम से LIC की एजेंसी में कमा रहा हूँ। और ये काम मैं करता हूँ सुबह बैंक में आने से पहले, 9:30 से पहले, और शाम को 6 बजे जाने के बाद में। इसकी कोई टाइमिंग बाउंडेशन नहीं है और इतना सब कुछ है इसके अंदर की जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ मिल रहा है। और मैं तो रिटायरमेंट के होने के बाद में 5 साल मेरे रिटायरमेंट में बचे हैं। ये रिटायरमेंट होने के बाद में ये काम और भी अच्छे से मैं सेटल करूंगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, तो उसी को सोच के मैं खुद LIC के इस बिजनेस में आया और मेरा काम मैंने इसमें चालू किया। 1990 से मेरा फर्स्ट जो काम किया था वो। परफेक्ट परफेक्ट। तो जब आप इंश्योरेंस के काम में आए अशोक जी, जी। तो आपके कुछ टारगेट होंगे, आपके कुछ एस्पिरेशंस होंगे। तो उन टारगेट को अचीव करने के लिए, बिजनेस को एक्वायर करने के लिए शुरुआती दिनों में क्या आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कुछ बिजनेस एक्वायर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा अशोक जी? सर, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया
तो बीच में कई कई बार तो ऐसी स्थितियां आई कि यार मैं कहाँ गलत बिजनेस में फंस गया। अंकल ने अपने को जो चीजें बताई वो अच्छी अच्छी बताई, ये सब जो परेशानी वाली थी ये तो बताई ही नहीं थी। तो बीच में एक बार इस तरह से मेरे पास में सिचुएशंस आ गई थी कि यार अपन इसको छोड़ के बाहर निकलते हैं। मेन वाइल उस पीरियड में मेरे पास में सिचुएशन ये थी कि मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकली थी, वो मैंने घर वालों के दबाव में आके मैंने अप्लाई कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन भी उसमें हो गया था। अच्छा। अब स्थितियां ये रही कि पेरेंट्स का दबाव है कि भाई अब आप जॉब करो, और इधर यहाँ मेरे को जो एलआईसी की एजेंसी से विद इन 7-8 मंथ हो गए थे, तो यहाँ करीब करीब 3,000 रुपए 3,200 रुपए पर मंथ के मैं अर्न कर रहा था। अच्छा। वहां सैलरी मेरे को मिलनी थी 2,800 रुपए पर मंथ की, यहाँ मैं अच्छा। 3,200-3,300 रुपए अर्न कर रहा था। तो मैं इसी जद्दोजहद में था कि मैं करूं क्या नहीं करूं। फाइनली मैंने एक दो से डिस्कस किया जो इस फील्ड में थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा, जैसा तुम सोच रहे हो वो चीज नहीं है और जो कर रहे हो वो अच्छा है। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं जाना है और इस बिजनेस को मैंने कंटिन्यूशन में रखा था। इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन भी कंटिन्यूशन में रखी। उसी के बाद में मैंने क्या किया, एमएससी की, फिर मैंने बीएड किया, फिर एमएड किया, और जिनका ये रहा कि आगे बिना कुछ किए हुए मेरे को इस बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। परफेक्ट परफेक्ट। तो अशोक जी, शुरुआती दिनों में जब आप लोगों को बिजनेस के लिए बोलते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए बोलते थे, तो क्या आसानी थी उसमें? लोग इमीडिएटली आपको इंश्योरेंस दे देते थे या फिर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता था उसमें? सर इनिशियल स्टेज के अंदर दो तीन चीजें थी, 3-4 प्लान चलते थे, बहुत ज्यादा प्लान नहीं चलते थे। मनी बैक होता था या एंडोमेट होता था। मैक्सिमम जो प्लान थे, जो पॉलिसी एलआईसी की हैं, ये दोनों पॉलिसियां सेल होती थी। इन दोनों पॉलिसियों के लिए मैंने अपने आप में पूरा मास्टरी तैयार की, पहले अपने आप को पूरा नॉलेज गेन किया, उसके बाद में मैं मार्केट में निकलता था। उसके अंदर जितने भी मिलने जुलने वाले थे, यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, एक ने भी पॉलिसी नहीं ली। उन्होंने तो कहा ठीक है अगले सप्ताह देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे, वो लिंगर ऑन चलता रहा। और मैंने ये देखा कि भाई कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने उनके एग्जिस्टिंग एडवाइजर थे, उनसे पॉलिसी ली और मेरे को कहा कि ठीक है अगले सप्ताह देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे, मेरे कहने के बावजूद भी मेरे से नहीं ली। तो मैंने देखा कि यार कहीं ना कहीं कोई चीज है कि भाई ये लोग बाग अपने को अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने मेरा ट्रैक चेंज किया। ट्रैक चेंज करने से मतलब ये है कि मैं जो मिलने वाले थे उन या जो रिश्तेदार थे उनसे सबसे दूर हो गया एक बार में। और मैंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने क्या किया कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, क्योंकि मैंने साइंस साइड से था और बीएड कर चुका था, एमएससी बीएड कर चुका था मैं, तो मैं जिस भी स्कूल में जाता था वहाँ टीचर की जॉब मुझे बहुत आसानी से मिल जाती थी। वहां मैं जाता, वहां के स्टाफ से मैं रिलेशन बनाता, रिलेशन बनाने के बाद में उन लोगों का मैं इंश्योरेंस करता। देन आफ्टर 6 महीने 7 महीने 8 महीने में उस स्कूल में कंटिन्यू रहता। फिर वहाँ के मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता कि सर मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। कुछ समय, महीने 15 दिन का वो टाइम देते, 2 महीने तक, जब तक उनके पास में दूसरी टीचर की व्यवस्था नहीं होती, जब तक मैं वहाँ कंटिन्यू रहता। उसके बाद में वहां से मैं फॉरगो करके फिर मैं दूसरी स्कूल ज्वाइन करता, वहां के स्टाफ का मैं इंश्योरेंस करता, वहां से वही रिलेशन बनाता, फिर इंश्योरेंस करता। उसके बाद में सेम स्ट्रेटेजी वही, फिर मैं मैनेजमेंट को कहता कि सर अब मेरे को नहीं करना ये काम, या मैं हूँ तो आप देख लीजिए, दूसरे टीचर की व्यवस्था कर लीजिए। वही 15-20 दिन का, 1 महीने का टाइम मिलता, फिर मैं तीसरी स्कूल ज्वाइन, फिर चौथी। इस तरीके से जयपुर के अंदर करीब करीब मैंने 30 से 40 स्कूल ज्वाइन किए। और इनिशियल स्टेज में वहीं से मैंने नए लोगों से रिलेशन बनाए और नए लोगों से रिलेशन बना के वहीं से मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत की, और बहुत अच्छा मेरे को मिला। क्या बात है अशोक जी, आपने जिस तरीके से अपने काम को सेट किया है इतने कठिन समय में, आपके ऊपर तो एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। थैंक यू बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी आपने दिखाई अशोक जी, रियली। सो इस तरीके से आपके सामने तकलीफें तो आई, लेकिन आपने तकलीफों का बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी निकाला। अशोक जी, कौन आपने बताया 1990 से आपने काम करना शुरू किया एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर? जी सर। तो करीबन आज 30-31 साल हो गए आपको एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आप काम कर रहे हैं। तो अशोक जी, इतने सालों में आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अचीवमेंट्स का तो यह है सर कि इनिशियल स्टेज से मैं अगर बात करता हूं तो 94-95 में हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने एक छोटा सा कंपटीशन दिया था कि अपने ग्रुप के अंदर जो भी सबसे ज्यादा पॉलिसी करेगा उसका मैं पूरे ईयर तक यहाँ पर ब्रांच में भी और जहां पर भी अपनी मीटिंग होंगी वहां पर उसका फोटो वगैरह लगा के रखूंगा, और हर जगह वो लीड करेगा हर चीज को।
तो उस वक्त मैंने फर्स्ट मेरा अचीवमेंट किया 21 पॉलिसी एक दिन के अंदर करके, वो पूरे साल तक मैंने अपने आप को कंटिन्यू। कौन से साल की बात है ये 95 की 95 की बात है? हाँ 95 96 की बात है सर। ओके ओके। उसके बाद में 95 96 के अंदर ही करोड़पति अभिकर्ता का भी मेरे को। तो पहला अचीवमेंट क्या था आपका, आपने बताया? पहला अचीवमेंट था मेरा 1 डे 21 पॉलिसी, एक दिन के अंदर 21 पॉलिसी, वो आपका पहला अचीवमेंट था। ओके, पहला अचीवमेंट था। ओके। सेकंड अचीवमेंट था मेरा सर उसी फाइनेंशियल ईयर में करोड़पति अभिकर्ता का। अच्छा, ओके। उस वक्त ये प्रीमियम या ये पॉलिसीज पे या तो काउंटिंग होती थी पॉलिसी पे या सम एश्योर्ड पे कि आपने कितनी पॉलिसियां की और कितना सम एश्योर्ड किया। तो मैंने करोड़पति अभिकर्ता के रूप में भी मेरे को उस साल सम्मान मिला। अच्छा। इसके अलावा फिर अगले साल नेक्स्ट एक कंपटीशन था जिसमें गोल्ड मेडल मेरे को मिला LIC से। इसके साथ ही CM क्लब मेंबर मैं 98 से कंटिन्यूशन में हूँ। उसके बाद में 2005 से मैं कंटिन्यूशन में MDRT कर रहा हूँ। 2008 के अंदर अगर मैं देखूँ तो चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे ब्रांच का सबसे पहला, मेरा 1 नंबर है, सबसे पहला चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। उसके बाद में देखा जाए तो 1 महीने में मैंने 10 एडवाइजर्स रिक्रूट करके पूरे डिवीजन के अंदर पहला नंबर मैंने उस साल हासिल किया। इसके अलावा आज की तारीख में मेरे पास में 71 एडवाइजर्स मेरे साथ में एसोसिएटेड हैं। इस साल का MDRT मेरी टीम के अंदर एक कर चुका है, दूसरे का होने वाला है। मेरा खुद का MDRT अब तो 15 दिसंबर से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक अशोक जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जो है ये जर्नी रही है, माइंड ब्लोइंग। आपने लगातार, आपने कंसिस्टेंटली बहुत सारे ग्रोथ किए हैं, बहुत बढ़िया। सो अगर आज की तारीख में अशोक जी मैं पूछूं कि आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने ऑफिसेज हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने कस्टमर हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर मेरे पास में केवल अभी एक ऑफिस है, 1600 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर मेरे पास 4 का स्टाफ है। 4 बंदे मेरे पास में काम कर रहे हैं, फुल टाइम है वो बंदे। और आधे ऑफिस को मैं काम में लेता हूँ एडवाइजर्स की ट्रेनिंग के लिए, और आधा ऑफिस जो है वो मेरा पूरा कस्टमर को सर्विस देने में और इन सब चीजों के अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ उस चीज को। मेरे पास में हर सेकंड संडे को और 4th संडे को मेरे एडवाइजर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर कभी क्लेम्स वाले को बात बुला लेता हूँ, कभी PS वाले को, कभी MDRT एजेंट्स होते हैं वो COT एजेंट्स, TOT एजेंट्स, या कई बार बाहर के जैसे LIC के कॉम्पिटिशन होते हैं तो अराउंड इंडिया काफी लोगों से, जैसे नॉर्थ जोन में है तो टॉपर जो CLIA हैं वो प्लस टॉपर एजेंट्स का जो वो जयपुर में मीटिंग होती है, तो मैं उन लोगों को भी मोटिवेशन के लिए मेरी टीम में बुला लेता हूँ। इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मेरा डेवलप कर रखा है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अशोक जी, आपने बताया कैसे आपने 1990 से लेकर अब तक आपने कितने सारे अचीवमेंट्स किए, आपने आज इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो क्या ऐसी बात है अशोक जी, आपने क्या आपके सोचने का तरीका है या काम करने का तरीका है जिसकी वजह से आपने इतनी ग्रोथ को हासिल किया है? सर एग्जैक्टली देखा जाए तो कई बार क्या होता है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ वो शेयर करता हूँ, या मैं उस चीज को मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण से मैं ये सब चीजें मैं इजीली कर लेता हूँ। मैंने 2005 से पहले, मतलब जैसे कहते हैं ना अपन कि मैं राजस्थानी भाषा में कहूंगा कि 2005 से पहले मैंने गर्दन के नीचे के हिस्से को खूब खिलाया पिलाया है, गर्दन से ऊपर के हिस्से को कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं। 2005 में पहली बार मैंने जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसको कुछ खिलाने का, बिल्कुल मन मार के मैंने उसको खिलाना पिलाना चालू किया। बहुत हिम्मत करके मैं गया, मेरे फ्रेंड से उन्होंने कहा कि यार एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है बॉम्बे में, उसमें सभी अपन चलेंगे और वहां के बाद में तुम आके मेरे को कहना कि मैं तुम्हें गलत जगह लेके गया या कहीं ऐसा हो, तुम्हें लगे तो जो पैसे लगेंगे वो तुम्हें मैं वापस दे दूंगा, मेरी तरफ से तुम्हें वापस कर। तो बिल्कुल मन मार के, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है कि मैं मन मार के गया था उनके कहने से। वो रिलेशन इस तरीके के थे कि मैं चाहते भी उनको मना नहीं कर पाया। लेकिन वहां जाने के बाद में आज हर वक्त मेरे दिल से उनके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर वक्त ये कहता हूँ थैंक्स टू गॉड, इस तरह का दोस्त भगवान सभी को दे। वहां जाने के बाद में वो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, 27, 28 और 29 अक्टूबर 2005 की बात। वो कन्वेंशन थी और उस कन्वेंशन के अंदर 3 दिन की कन्वेंशन थी, तो तीनों रात में सो नहीं पाया था। पहले ही दिन जो चीज मेरे को मिली उसने मेरे को अंदर से झकझोर करके रख दिया।
छोटी छोटी ऐसी चीजें जिनकी मैं गलतियां कर रहा था, जिसके लिए कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज भी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है और इतने ये इस तरह से अपने को फ्रूटफुल हो सके या अपने को ये रिजल्ट दे सकती है। वो दिन था मेरा, और आज का दिन है। उसके बाद में सर मेरे को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और उस कन्वेंशन के अंदर मैं 3-4 चीजें ही लेके आया था, जो चीजें स्ट्रेटेजी मेरे को किस तरह से काम करना है और किस तरह से मेरे को वो हाइट्स पर लेके जाएंगी। उन चीजों पे मैंने काम किया, और वो ही उसी चीज का रिजल्ट ये था कि 2005 के अंदर जो मेरा एमडीआर 30 अक्टूबर तक था, तो वो केवल 30% टारगेट हुआ था। बाकी का 70% जो बाकी था वो मैंने केवल 45 दिन में कंप्लीट किया, और 2005 में मैंने फर्स्ट टाइम में एमडीआर की। तो अशोक जी, वो क्या चीजें आपको मिली वहां से? किन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट करना चालू किया जो कि आपकी तरक्की में जिन्होंने आपका साथ दिया? अशोक जी, पहली चीज तो सर मैंने ये देखा कि जैसे कई बार क्या होता था कि आदत से, जनरली मैं तो ये कहूंगा कि मेरी आदत थी कि जैसे कोई भी चीज, मान के चलो एक छोटी सी चीज है, जैसे कोई चीज मेरे खाने की इच्छा हुई, स्वीट्स जैसे कोई मेरे को पसंद है, मेरी खाने की इच्छा हुई, मैंने कहा ठीक है यार बाद में खाएंगे, अभी छोड़ो देखेंगे, तो मैं उस चीज को लिंगर ऑन करता था। अब जितना उसको लिंगर ऑन करता था वो उतनी ही मेरी ज्यादा प्रबल इच्छा होती थी। तो वहाँ एक स्पिरिचुअल गुरु थे मिस्टर हरि भाई कोठारी, उनकी ये चीज मेरे को अच्छी लगी। उन्होंने ये बताया कि जो भी आपके मन में आए, गलत है या बुरा है, आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि मैं करूं नहीं करूं, तो करूं और नहीं करूं, नहीं करते हो तो दिनों दिन आप उधर की तरफ चले जाते हो, खिसते चले जाते हो, और आप कर लेते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि आपने जो किया है वो सही किया गलत किया, उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। आपके मन में जो भी इच्छा हुई आप उसको तुरंत करो, उसके बाद में उसका जो रिजल्ट है उसको आप फील करो कि वो अच्छा रहा बुरा रहा, या आप उसको जो लिंगर ऑन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे, उसके पीछे की जो चीजें हैं वो आप देखो, सीखो और करो। मैंने उन छोटी छोटी चीजें, जिन चीजों को मैं कर रहा था, मैंने उनको इमिडिएट करना चालू। मैं जैसे किसी भी चीज के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए मैं सोच लेता था कि ठीक है ऐसा करेंगे। जैसे मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरे को कोई आइडिया लगा, तो मैं क्या करता था, उसको लिख लेता था, करेंगे, करता नहीं था, इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था मैं उसको, करेंगे और करेंगे में फिर वो धीरे 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 होके लिंगर ऑन होके और वो दिमाग से निकल जाता था। फिर कभी उस पेज को पलटता था तो याद आती थी कि यार अब यार छोड़ो, कोई दूसरा नया आइडिया देखेंगे। वहां से मैं 2 ही चीजें लेके आया कि एक तो जो भी मन में आया तुरंत उस चीज को कर लो। आपको मीठा खाना है तुरंत खाओ, आपको नमकीन खानी है तुरंत खाओ, जिससे उसकी जो क्यूरियोसिटी या जो चीजें हैं वो आपकी इमीडिएट खत्म हो जाएंगी। अशोक जी समझ में नहीं आ रहा है, अशोक जी पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करते थे, ऐसी क्या चीजें आपने की अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपने इतनी तरक्की की? वो क्या आपका स्वभाव है या काम करने का तरीका है या आपकी सोच है, मैं वो जानना चाहता हूं अशोक जी, जिसने आपको इतना तरक्की कराया। मैं सर पहले जो चीज सोचता था ना काम करने की, जैसे मैंने बिजनेस के लिए सोचा कि अपन आज चलेंगे 5 आदमी से मिलेंगे में, तो कहीं बीच में कहीं किसी कस्टमर के पास में बैठे या बातचीत हुई तो वो टाइम वहीं पर पूरा निकल जाता था। मैं जो सोच के निकला वो काम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। वहां से जो मेरा बिल्कुल एकदम से जो चीज क्लिक हुई वो ये क्लिक हुई कि आपने आज सोच लिया कि मेरे को 5 आदमियों से मिलना है, तो आप उन 5 आदमियों से मिलके ही आओ, चाहे आपको और सारे काम छोड़ने पड़े, चाहे कितनी ही लेट हो जाए। तो मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया कि आज मैंने सोचा मेरे को 2 आदमियों से मिलना है तो मैं 2 से मिलके ही आता था। और जिसका रिजल्ट अशोक जी 2005 से ये बदलाव आपने आया कि जो चीज कल करनी है उसे आज ही कर लेते हैं, आज ही 2005 के बाद में आपका स्वभाव ये हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने जो 1995 में 21 पॉलिसी की, आप इतने सारे लोग होंगे आपकी टीम में, आपने कर दिया, वो क्या वजह थी आपकी ऐसी जो शुरू से आपके अंदर है जिसने आपको 2005 तक के पायदान तक पहुंचाया? वो क्या चीज थी, आपको क्या लगता है? सर मैं क्या था, किसी भी चीज को सीरियसली पहले लेता नहीं था। मैंने जैसे या आज सोच लिया, जैसे पूरे मंथ का टारगेट है कि 25 पॉलिसी मेरे को करनी है जैसे, तो मैं क्या होता था उस चीज को सीरियसली नहीं लेता था। और आज मैंने सोच लिया कि आज कैसे भी हो मेरे को 25 पॉलिसी करके लेके आना है। तो मैं इतना, मेरे को अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मैंने आज 25 की सोची तो 25 नहीं करके लाऊंगा तो 24 तो करके लाऊंगा, 20 तो करके लेके आऊंगा, और नेक्स्ट डे उस चीज को मैं कर लेता था। तो मेरी आदत जो थी वो लिंगर ऑन करने की थी, या कर लेंगे, मतलब अपने आप में मैं और कॉन्फिडेंट रहता था हमेशा कि यार जिस दिन चाहूंगा उस दिन कर लूंगा इतना। तो जिसका नतीजा ये होता था कि कभी कभी मैंने बिजनेस बहुत लॉस किया है। मेरे पास में एक क्लाइंट का फोन आया कि यार यादव जी आप आओ, एक पॉलिसी अपन डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर मैं आता हूँ।
मैंने कहा ठीक है, कल चल चलेंगे, कल चल चलेंगे। कल चलते चलते पूरा एक वीक निकाल दिया। एक वीक के बाद में फिर मैंने उनको कॉल किया, यार वो अशोक मेरे को अर्जेंट थी तो मैंने दूसरे से ले लिया, आप आए नहीं। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया था। एग्जैक्टली 2005 के बाद में, एग्जैक्टली उस वक्त तक क्या था, बहुत सर सीधी सी बातें होती हैं कि जब लाइबिलिटी पूरी तरह से ऊपर नहीं आती है ना, जब तक आदमी, मेरी सोच ये है कि उतना अशोक जी, 2005 से आगे का नहीं पूछ रहा हूं। आपने डे वन जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, तब आपको जरा सोचिए कि आपके अंदर ऐसी क्या बात थी, आपके अंदर ऐसा क्या गुण था कि पूरी टीम में से आपने 21 पॉलिसी की। कुछ तो आप में बात होगी, कुछ तो आपका सोच होगा, कुछ तो आपका काम करने का तरीका होगा। जरा सोचिए और बताइए। मैंने बस यही सोच रखा था कि सर जो सोच लिया, एक बार कोई चीज दिमाग में आ गई ना, मैं उसको करके ही पीछा छोड़ता था उसको। मैंने जो अपने आप में दिमाग में बिठा लिया मेरे को ये करना है, तो फिर वो मैं करता था एग्जैक्टली। मतलब मैं उस चीज से पीछे नहीं हटता था फिर। परफेक्ट। तो जो टारगेट ले लिया है उस टारगेट को करना है, ये शुरू से ही आपकी जो है वो एक हैबिट है, आपका एक नेचर है। परफेक्ट। उस चीज ने जो है आपको इतना, मतलब बेसिक ये गुण तो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, बेसिक ये गुण तो होना चाहिए। बाकी के गुण जो है, टैलेंट जो है, स्किल है, वो तो रास्ते में आते ही रहेंगे, यू नो। जैसे आपको एक मित्र मिल गया और वो मित्र जो है वो आपको लेके चले गए कन्वेंशन में और वहां पर आपको जो है और एक्स्ट्रा गुण मिल गए। तो ये बेसिक गुण मुझे समझ में आया कि जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा, ये करके होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर। अशोक जी, आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद आती है आपके अब तक के कार्यकाल में जो आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, इसको हैंडल करना, इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको? सर 2009 या 2010 की बात है एग्जैक्टली। मैं एक बार ब्रांच जा रहा था, तो हमारी ब्रांच सेकंड फ्लोर पर है। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मेरे साथ में दो बंदे और थे जो स्टेप्स चढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि LIC कस्टमर का अपने का ध्यान नहीं रखती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल पे अपने ऑफिस बना लेती है, लिफ्ट वगैरह नहीं लगाती है। तो मैं फर्स्ट जब फ्लोर आया, जब तक तो मैं उनकी सुनता रहा, और उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा साहब अभी तो आप स्टेप ही चढ़ रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो, अभी आप जब ऊपर चलोगे न तो आपको कोई पानी के लिए पूछेगा, न कोई ये कहेगा कि आप बैठो चाय पी लो, और जब आपको प्रीमियम जमा कराने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपके आगे 10-5 जने होंगे, आपका जब तक नंबर आएगा, जब तक लंच हो जाएगा, फिर आपको कहेंगे कि लंच में वेट करो, उसके बाद में फिर आपका नंबर आएगा तो कहेंगे कि अब जमा नहीं होंगे, कल आना, या इस तरह की कई सिचुएशन। अभी तो मैंने कहा आएंगे साहब, आप, मैंने कहा अभी सीढ़ियां चढ़ने में या परेशान हो रहे हो। ये बातें करते करते हम ऊपर ऑफिस में पहुंच गए, और एग्जैक्टली ये सब चीजें उसके साथ में अनफॉर्चुनेटली घट गई। वो गया ब्रांच में, एंटर हुआ, एंटर होते ही 10-12 की लाइन लगी हुई थी, तो वो लाइन में जाके लग गया। जैसे ही उसका नंबर आया, जब लंच का टाइम हो गया, तो केशियर के सर आप 5 मिनट बैठिए, मैं बस अभी जाके आ रहा हूँ, ये कह के वो लंच के लिए चला गया। अब इस पीरियड में वो मेरे पास में आया, यार आपने जो कहा था वो सारी सब चीजें हो गई। वो ढूंढते ढूंढते मैं आगे एडवाइजर रूम था उसमें बैठा था, तो कहते ये सारी बातें आपने हो गई। तो उसने कहा कि जी मेरे को ये प्रीमियम, मैंने कहा जी काम क्या है वो बताओ। तो उन्होंने मेरे को 2 नोटिस थे उसके पास में, वो पकड़ा है कि सर ये प्रीमियम मेरे को जमा कराना है। उस आदमी की पर्सनैलिटी को देख के और उन नोटिस को देख के मैं खुद एकदम से, मतलब मेरी कुर्सी से खड़ा हो गया। 4,16,000 के 2 नोटिस थे उसके प्रीमियम जमा कराने के लिए, और वो 8,32,000 रुपए उसने अपने एक जूट का थैला होता है यहाँ पर राजस्थान में, अगर यूज करते हैं आपने देखा हो तो, उसके अंदर वो पैसा कैश भर रखा। मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी के साथ में ये चीज कहीं मैच नहीं कर रही, बात क्या है। मेनवाइल उसी पीरियड में थोड़ा सा चाय वाला आ गया, हमने चाय पानी पी, और उसके बाद में मैंने कहा जी आप अभी जमा करा दो, फिर बाद में देखेंगे कुछ होगा तो बात। इसी पीरियड में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में मैं ब्रांच मैनेजर के पास में चला गए, वहां से बातचीत करके आए, तो वो देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि जमा नहीं होंगे, ये तो पहले इसमें पैन कार्ड लाओ और हम कैश नहीं लेंगे, चेक वगैरह से जमा कराओ, इस तरह की बातें होके वो हो गया। वो वापस आया मेरे को ढूंढते ढूंढते। मैं उसके बाद में मैंने कहा सर देखो ये जो चीजें हैं, मैंने बात की पूरी, तो उन्होंने कहा कि देखो इसके लिए पैन कार्ड और ये सब चीजें चाहिए, ऐसे जमा नहीं होंगे, सबसे बढ़िया है इसका चेक ले आओ और पैन कार्ड और लाके अपडेट करा दो, इसको जमा कर दो। तो मैं उनको मैंने कहा साहब अब जमा तो होंगे नहीं,
आप चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और मेरे को आप चेक दे दो, इस पैसे को आप अपने खाते में जमा करा दो और मेरे को चेक दे दो और पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी दे दो, मैं इसको अपडेट करके जमा करा दूंगा। तो कहते ठीक है चलो। हम उसके घर पे गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने मेरे को भी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद में उसने मेरे को 2 चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो जो कागज मैंने मांगे वो मेरे को दे दी। और उसने जाके मैंने कहा बैंक में आप पैसे जमा करा दो, मैं कल आपको रिसिप्ट दे दूंगा। नेक्स्ट डे मैं उसको जमा करा के और रिसिप्ट वगैरह दे के आया। देने के बाद में उसने वही थैंक्स और ये सब चीजें हुई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये बिजनेस के लिए कुछ कहेगा, उसने कोई बिजनेस नहीं दिया। दूसरे साल फिर मैंने उसको कॉल किया, वो सऊदी में रहता है, उसको कॉल किया, सारी बातें हुई, कोई बिजनेस नहीं। तीसरे साल फिर कोई बिजनेस नहीं। चौथे साल फिर उन्होंने, जब इंडिया आए हुए थे वो, तो उन्होंने कहा कि आगे होके उन्होंने फोन किया कि यार चलो अशोक आ जाओ, बैठ के बात करते हैं कुछ, और वो प्रीमियम भी जमा कराना। वन शॉट उन्होंने बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी उसके मेरे को 8 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। तो मेरे को ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज थी जो, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। और मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि इस तरह से मेरे को ये 8 लाख रुपए का प्रीमियम एक साथ मिल जाएगा और ये चीजें जो थी इस तरह से होंगी। अनबिलीवेबल सी चीज मेरे लिए थी। बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया। बहुत ही कोइंसिडेंट आपके साथ हुआ और बहुत अच्छा कोइंसिडेंट आपके साथ हुआ कि अंत में आपको इतना बड़ा कस्टमर मिल गया, इतना बड़ा प्रीमियम मिल गया। बहुत बढ़िया। सो अशोक जी, आज की तारीख में एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आप क्या टारगेट लेकर काम कर रहे हैं, क्या विजन है आपका, उसके बारे में बताइए। मेरा सर विजन तो यह है कि 2023-2024 में मेरे को सीओटी करना है और 2025 में मेरा खुद का टीओटी कंप्लीट मेरे को करना है। जयपुर में कम से कम मैं मेरे जो हैं वो 4 ऑफिसेज डालना चाहता हूँ। ये 2023 तक, मेरे 2023 तक, 2024-25 तक, 2025 तक कम्प्लीटली, मतलब आगे के 5 साल का मेरा पूरा ये प्रोजेक्ट है उसमें। इसके साथ साथ ही मैं चीफ एडवाइजर हूँ। आज की तारीख में मेरे पास में 71 एडवाइजर्स एसोसिएटेड हैं। इन नंबर को मैं 501 करना चाहता हूँ। 501 एडवाइजर्स में मेरी टीम में क्रिएट करना चाहता हूँ और टीम के द्वारा पर डे की 100 पॉलिसीज में चाहता हूँ। क्या बात, ये मेरा टारगेट है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने टारगेट बनाया है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव आपने टारगेट बनाया है। अशोक जी, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू अचीव दिस टारगेट? इससे पहली चीज तो सर, सबसे बड़ी चीज तो जो मेरी पिछले करीब 15 से 20 साल से मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया है, लोगों के साथ में रिलेशन बनाना। मैं उनके साथ में केवल रिलेशन बिल्डअप करता हूँ। मैं उनको कभी भी आगे होके ये नहीं कहता कि आप मेरे से पॉलिसी लो या मेरे को बिजनेस दो। उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, रिलेशन डेवलप किए, ये कह देता हूँ कि भाई आपको या आपकी किसी भी मिलने वाले को LIC से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेज के उसकी समस्या का घर बैठे समाधान करूंगा। पहली चीज तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। दूसरी चीज, मेरे ऑफिस में कोई भी बंदा आ गया, उसकी सर्विस में प्रायोरिटी पहले करता हूँ कंप्लीट। एक्चुअली मेरे पास में जो बंदा रहता है वो 3 से 4 घंटे ऑफिस में रहता है। सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक वो ऑफिस में रहता है। तो कुछ एडवाइजर्स डायरेक्ट आते हैं तो वो उनको वहाँ हैंडल करता है। कोई भी इमीडिएट इस तरह की कोई बात रही तो कस्टमर को मैं इमीडिएट उसी वक्त उसको फोन करके पूछ के और यहीं पर हैंड टू हैंड उसकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है। तीसरी चीज मैंने इसके लिए ये किया है कि मार्केटिंग के लिए अभी मैंने 2, मतलब एक तो आज ही मैंने इंटरव्यू लिया है टेलीकॉलिंग के लिए और 2 मार्केटिंग वाले बंदों का, 3 को तो आज ही मैंने फाइनल किया है। 1 दिसंबर से मैं मेरा एक टेलीकॉलिंग के लिए अलग से स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम 5 से 10 के बीच में टेलीकॉलर होंगी और 10 बंदे मार्केटिंग वाले होंगे। और जिनका काम रहेगा मार्केटिंग से रिलेटेड, वो जाएंगे मार्केट में एडवाइजर्स के लिए और पॉलिसीज के लिए वो करेंगे, और टेलीकॉलिंग वाले भी सेम, दोनों चीजें ये चलती रहेंगी। इसके अलावा ऑफिस स्टाफ को मेरे को बढ़ाना है। करीब करीब मेरा टारगेट ये है कि मैं 50 आदमियों को मेरे ऑफिस में मैं रोजगार दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका 2025 तक का 25 तक का मेरा टारगेट है सर। परफेक्ट। और उसके लिए आपने जो है काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज भी बनाई है। यस जी सर, बहुत बढ़िया। अशोक जी, वाकई में बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपकी जर्नी रही है 1990 से लेकर आज तक। किस तरीके से आपने जो है 21 पॉलिसीज करके आपका पहला अचीवमेंट किया था और आज आपके पास में 71 इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही कुछ सीख देने वाली आपकी जर्नी रही है अशोक जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सुपर अशोक जी, यस यस बोलिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, और BITV का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाइफ इस तरह से करके और मेरा वो किया डायरेक्टर। वेलकम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देना चाहूंगा अशोक जी कि आपने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे साथ में शेयर किया, और आपकी इस लाइफ जर्नी को देखकर, आपकी इस लाइफ जर्नी को सुनकर बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अशोक जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।